हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग 7 से 10th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें पेपर 1 है यानी जीएस पेपर। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो भारत में लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो हम लोग को देखना है। पहला, लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ये सही होगा। दूसरा, लेटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध नहीं होती है। एलुवियल सॉइल होता है यानी जलोढ़ मृदा ह्यूमस समृद्ध होती है, तो यानी दूसरा गलत हो जाएगा। केवल पहला सही हो जाएगा, यानी केवल 1 सत्य है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो भारत में जल का उपयोग जो सर्वाधिक होता है वह होता है कृषि क्षेत्र में। तीसरा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो जनसंख्या वृद्धि जो ऋणात्मक रही थी वह नागालैंड में रही थी, -0.6%। चौथा क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार से नगरों की संख्या जो सर्वाधिक है वह यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा 7, बाकी महाराष्ट्र का 6 है नगर, मध्य प्रदेश का 4, गुजरात का 4, सबसे ज़्यादा जो नगर है वह उत्तर प्रदेश का 7 और केरल का 7 है। अगर झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार से झारखंड में जो नगरों की संख्या है वह 3, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। फ्रेंड, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो करंट अफेयर बेसिस से है उसका हम लोग अभी 2023-24 के जो करंट अफेयर है उसे अपडेट करके भी देखेंगे, और साथ में जो भी क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन करने लायक होगा उसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। 2011 के जनगणना से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 22.1, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ये सही है। दूसरा अनुच्छेद 22.1 में ही फिर है, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, ये भी सही है। कौन सही नहीं है वो हम लोग को चूज करना था। 22.4, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह में अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, ये भी सही है। 22.2 ये सही नहीं होगा, इसमें बोला गया था कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, ये गलत है। बल्कि जो 22.2 में है वह है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये उससे जो संबंधित था आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व से जो आर्टिकल वो 333 था, लेकिन अब इसे 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था वो अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। यह जो प्रावधान था वो आर्टिकल 333 में था। 7वां क्वेश्चन, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद में नहीं होना चाहिए? तो यह न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने कहा था। न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने कहा था न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद में नहीं होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो जमींदारी व्यवस्था से जो संबंधित वाद है वो दिया हुआ है कौन सा है, तो हम लोग को सेलेक्ट करना है। पहला, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, ये है। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये भी है। मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी है। और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल, ये भी है। यानी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकती है। तो वैसा जो है वो किसके संस्तुति पर हो सकता है? तो राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर ऐसा हो सकता है। मेन संघ लोक सेवा आयोग की राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकती है जब राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर हो तब। 10वां, भारत में नियोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में नियोजन के संदर्भ में जो कथन सत्य है
वह हम लोग देखना यहाँ कूट बेसिस पे दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वार्धा बैठक में स्वीकृत किया था, ये सही है। दूसरा, हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की थी, ये भी सही है। तीसरा, मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, ये भी सही है, जिनका नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लाया गया है योजना आयोग के स्थान पे। फोर्थ ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी, ये भी सही है। यानी 10वें नंबर को क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य था, तो यहाँ सभी सही हो जाएगा। 11वां, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक अतुल कोहली थे। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो सुशासन के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वह था धार्मिकता और भावुकता, ये सत्य नहीं है। जबकि सहभागिता एवं विधि का शासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, ये तीनों सत्य है। 13वां नंबर, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा, जब वह 21 वर्ष की आयु सीमा पर हो तब वह नियुक्त नहीं होगा, यानी 13 का ऑप्शन जाएगा सी। 14 नंबर, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है, तो पंचायतों जो कि पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था जो कि राज्य से संबंधित है, तो राज्य के गवर्नर होगा वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार। 15 नंबर, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन के लिए एक माध्यम नहीं है, तो भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में जो संसाधनों का केंद्र और राज्यों के बीच आवंटित किया जाता है वह जो माध्यम है वह कर सहभाजन भी है, सहायक अनुदान भी है और केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी है, ये सभी है। यहाँ पूछा था कौन नहीं है, तो जो होगा वह गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ये नहीं होगा, यानी 15 का ऑप्शन डी जाएगा। 16, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो भू राजस्व कर जो राज्यों द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। बाकी जीएसटी, आयकर और निगम कर ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। 17 नंबर, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य होता है, तो भारत में केंद्रीय बजट में जो राजकोषीय घाटा है वह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है, यानी 17 का ऑप्शन डी जाएगा। 18, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, जो कि आर्थिक मॉडल पर आधारित था, यानी किसके मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच था वह पीसी महालनोबिस के आर्थिक मॉडल पर आधारित था, जबकि पहली पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर मॉडल पर 1951 से 56 के बीच में। फ्रेंड, यहाँ पे पूछा हुआ पंचवर्षीय योजना, तो हम लोग जान लेते हैं कि 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था, जो कि रशिया से लिया गया है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, लास्ट जो था 12वां वह 2012 से 2017 के बीच था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के जगह पे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और पंचवर्षीय योजना को तब से बंद कर दिया गया है। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कर्म सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है, तो जो कर्म है वो हम लोग को देखना है, यानी प्रति व्यक्ति आय, HDI, PQLI, इन सबों में कौन पहले आएगा वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, फिर PQIL मीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी पहले हम लोग प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, फिर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, उसके बाद HDI देखेंगे। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो 19 का आंसर जाएगा डी, यानी पहले प्रति व्यक्ति आय, फिर PQLI, उसके बाद HDI। 20 नंबर, भारत में शीर्षक पंक्ति वाला मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो भारत में शीर्षक पंक्ति वाली जो मुद्रास्फीति आधारित होती है वह होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पे। 21 नंबर, नीति आयोग ने
प्रत्येक संघ और राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो इस सूचकांक के अनुसार से जो अग्रणी राज्य है वह हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सभी है, लेकिन गुजरात इस सूचकांक के अनुसार से अग्रणी राज्य नहीं है। मेन 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वां नंबर, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम यानी NAMP के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो जो चिन्हित किया गया है वायु गुणवत्ता पे वह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर PM10 और सस्पेंडेड फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, इन सबों को चिन्हित किया गया है, मॉनिटरिंग किया गया है इन शहरों में। मेन 22 का ऑप्शन ए होगा। 23वां, निम्न में से कौन सा एक संस्थान ब्रेटन वुड्स संस्थान से संबंधित नहीं है? ब्रेटन वुड्स संस्थान जिसका स्थापना 1944 में हुआ था, इससे जो संबंधित संस्थान था वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक था। इसका मुख्य उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र को पुनर्निर्माण एवं विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। तो जो संबंधित नहीं है वह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। 24वां क्वेश्चन, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? तो इसमें होगा रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, मीन डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये। 24 का आंसर बी होगा। 25, गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत जो दिया था वह सटन और बावेरी ने 1900 में दिया था। 26, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है, हिग्स बोसान जो है उसे हम लोग गॉड कण के नाम से जाने जाते हैं, यानी गॉड पार्टिकल से। 27, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने के सिद्धांत क्या है? मतलब लाइट इमिटिंग डायोड LED जो वर्क करता है वो किस पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस पे काम करता है, मतलब विद्युत संदीप्ति पे। 28, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नहीं है वह सुपरसोनिक वेव नहीं है। बाकी गामा रे, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 29, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो प्रकाश की चाल किसी पर निर्भर नहीं करती है, वह टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी सबों पर इंडिपेंडेंट होता है। 29 का आंसर दी जाएगा, या दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब लाइट ऑफ स्पीड हम लोग जान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर में दिया रहेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल ये कीट का एग्जाम्पल है, बल्कि मकड़ी कीट का एग्जाम्पल नहीं है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्वी-बिट होता है, यानी क्वांटम बिट। 32, मेघ संगणन सेवा सम्मिलित नहीं करती। तो मेघ संगणन सेवा जो सम्मिलित करती है वह होगा आधारिक संरचना सेवा, मंच सेवा और सॉफ्टवेयर सेवा। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये इसमें इंक्लूड है। बाकी जो इंक्लूड नहीं है वह है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मेन विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, ये सम्मिलित नहीं है। 33 नंबर, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में जो प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है वह एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है? तो पौधों के द्वारा ली जाने वाली जो नाइट्रोजन का रूप है वह है नाइट्रेट। मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग है टीका रोग, जो कि फफूंद द्वारा फैलता है। मक्का, आलू, गन्ना और मूंग फसल चक्र किसका उदाहरण है? तो मक्का, आलू, गन्ना और मूंग फसल चक्र द्विवर्षीय का उदाहरण है, द्विवर्षीय फसल चक्र का।
मैक्रोनिक गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? मैक्रोनिक गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। मैक्रोनिक गेहूं का ट्रिटिकम ड्यूरम साइंटिफिक नेम। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो था वह क्या था? यानी फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस इन वर्ल्ड इज 2,4-D। प्रथम शाकनाशी जो विश्व में उत्पादित किया गया था वह 2,4-D किया गया था। 39 भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो भारत से जो विदेशों में बहुतायत मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में जो आम का प्रजाति का जो निर्यात किया जाता है वह अल्फेंसो। बाकी जो भी दिया हुआ ऑप्शन अल्फांसो, लंगड़ा, चौसा और गोर्जित सब आम का ही प्रजाति है, परंतु जो सबसे ज़्यादा मात्रा में विदेश में निर्यात किया जाता है वह अल्फांसो होगा। 40 मुगलों के समय झारखंड प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो मुगलों के समय झारखंड प्रदेश कुकरा के नाम से जाना जाता था। और जो 8वीं है वह अशोककालीन के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश 1767 में सिंहभूम से हुआ था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण भूमिज विद्रोह का नेता थे। भूमिज विद्रोह जो कि 1832 और 33 में हुआ था। जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। भागीरथ यानी भागीरथ मांझी खरवार विद्रोह का नेता 1874 में। दुबिया गोसाई ये भी खरवार आंदोलन का नेता था। जत्रा भगत टाना भगत आंदोलन का नेता 1914। 43 आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। किस आदिवासियों का निवास स्थान? तो बिरहोर आदिवासियों के निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। किस आदिवासियों के विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं? तो कोरवा आदिवासियों के विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। धूमकुरिया का क्या तात्पर्य है? तो उरांव जनजाति का युवा गृह है धूमकुरिया। निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागो पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। यानी 46 को ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 पालकोट की गुफाएं अवस्थित है। पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित है। लोहा गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पैसा है? तो पारंपरिक जो पैसा है लोहा गलाना वह असुर जनजाति का है। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मालूटी जो कि दुमका में है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत में जो अवस्थित है वह मानसरोवर तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत देख लेते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और मकालू। यहाँ पे हम लोग को पूछा था कैलाश पर्वत जो कि अवस्थित है मानसरोवर तिब्बत में। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास क्या है? तो ट्रैपा। निम्नलिखित परमाणुओं बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ था जो कि 2 आंसर गलत दिया हुआ था। इसे सबों का इसका मार्क्स दिया गया था। भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा गृह है। कुडनकुलम तमिलनाडु में। केगा उत्तर प्रदेश दिया था। केगा उत्तर प्रदेश नहीं कर्नाटक का होगा। कल्पकम यहाँ कर्नाटक दिया था। कल्पकम कर्नाटक नहीं तमिलनाडु। अब हम लोग बाकी जो 7 है वो सब देख लेते हैं शुरू से एक बार फिर से। कुडनकुलम तमिलनाडु, केगा कर्नाटका, कल्पकम तमिलनाडु, काकरापर गुजरात, रावतभाटा राजस्थान और नरोरा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र, ये 7 विद्युत गृह है। फ्रेंड ये जो ताप विद्युत गृह है इससे एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु विद्युत गृह से, जो कि आगे है हम लोग देखेंगे उसको भी। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर जो कर लगता है वह क्या होता है? तो पूंजी लाभ पर कर लगता है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल काल में से प्रभावित था? तो कथक नृत्य मुगल काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित था, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कथक नृत्य किया जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में। फ्रेंड भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हम लोग सब एक बार डिटेल से जान लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल के त्रावणकोर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिय असम, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा में। 55 निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है? तो कोयले का जलना। निम्न में से कौन लोह धातु का अयस्क है? तो लोह धातु का जो अयस्क है वह है हेमाटाइट Fe2O3। बाकी एक और आयरन और जो इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइट Fe3O4। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्रोमाइट क्रोमियम का है, FeCr2O4 क्रोमियम का और है, मेलाकाइट कॉपर का और है, Cu2
CO3OH होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का और है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। निम्न में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन का जो विशेषता नहीं है वह है अनौपचारिक संबंध यानी इन्फॉर्मेशनल टाइज, बाकी प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप अवैयक्तिक संबंध, और मानवीय मूल्य का नाश, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ये सब शहरी जीवन की विशेषता है। बल्कि जो शहरी जीवन की विशेषता नहीं हो वह हो जाएगा इनफॉर्मल टाइज। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, पहली सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। फ्रेंड, हम लोग पहले भी बोले थे कि 2011 के जो जनगणना उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये करंट बेसिस पे अगर इसे हम लोग टिक करते तो भूल जाता, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार से ही हम लोग को इसको करना था। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम लोग याद करते तो BGSM, B से भील, G से गोंड, S से संथाली और M से मीना, ये है भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली 4 जनजाति। तो पहला नंबर पर भील हो जाएगा, दूसरा नंबर पर गोंड, तीसरा नंबर पर संथाली और चौथा नंबर पर मीना। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का पूछा था तो गोंड जाता। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे कि आप नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है 2021 से। 1991-92 में शुरू किया गया था। विश्वनाथ आनंद सबसे पहले प्राप्त करता है इनके 1992 में। फ्रेंड, ये 2019 का क्वेश्चन पूछा था, अभी से हम लोग 2023 के बेसिस से करंट में जोड़ के इसको हम लोग देखेंगे। तो 2023 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वह सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि बैडमिंटन युगल पेयर है। 2022 में अगर पूछा जाता तो अजंता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 62 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो मानव अधिकारों को विश्व व्यापारी घोषणा अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बाकी जो भी और ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। 63 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल जो मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के लिए नोबेल इन्हें मिला था, विंस्टन चर्चिल को। फ्रेंड, यहाँ नोबेल का जिक्र है तो हम लोग 2023 का जो नोबेल मिला है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जो कि अभी जो एग्ज़ाम हो जाएगा PT 11वां JPSC PT या भी कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आने का ये चांस भी बनता है 2023 का नोबेल। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की कार्यकर्ता है। भौतिक के लिए एनली फेरेंस क्लाउस और पियर अगोस्तिनी। साहित्य के लिए यून फांसे। अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिन। रसायन के लिए मोंगे बेवेंदी, लुई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोन। चिकित्सा के लिए ड्रू वाइजमैन और कैटलिन कैरिको। ये 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था इन सबों को। 64 निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 का डाटा के अनुसार से हम लोग देखेंगे। पहले भी मिजोरम था, लेकिन अब हम लोग उस डाटा को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, जो कि ये भी पूछे जाने की संभावना है नेक्स्ट एग्जाम में। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, अगर यूटी और राज्य में मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अभी जो वन आवरण है लक्षद्वीप में 90.33%। राज्यों में मिजोरम 84.53%, फिर अंडमान निकोबार 81.75%, फिर अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76%। ये प्रतिशत के अनुसार से अगर क्षेत्रफल में पूछा जाता तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ राज्यों में, जबकि सबसे कम राज्यों में हरियाणा, पंजाब और गोवा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो रो फेरी घोघा और दहेज के बीच जोड़ती थी। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो पूर्व चेतावनी, क्षेत्रीकरण और योजना और नीतियाँ, मीन अर्लिंग वार्निंग, जॉनिंग और प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ये आपदा के पूर्व का है। लेकिन हम लोग का आपदा के बाद का पूछा था तो पुनर्निर्माण हो जाएगा, यानी रिकंस्ट्रक्शन। 67 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन अपनाया गया था? स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को।
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हम लोग इसको करंट बेसिस पे देखेंगे तो अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका स्थापना हुआ था। मेन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वो 2005 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच। 71 टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। बाकी जो भी ऑप्शन राज्य दिया हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं। असम में जो जनजाति है वह है चकमा, जम्मू कश्मीर में बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी, तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा और कोटा, राजस्थान में भील, मीना, गरसिया और बंजारा। 72 भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो सौर ऊर्जा राजस्थान में, जबकि अगर पवन ऊर्जा पूछता तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा है वह जगह तारापुर में 1400 मेगावाट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर कुडनकुलम दिया रहता तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षमता होता। कुडनकुलम में है 2000 मेगावाट। तारापुर महाराष्ट्र में, कागरापुर गुजरात में, केगा कर्नाटका में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील। ये हम लोग पहले भी अभी देख चुके थे, एक पर क्वेश्चन आया था उसमें ठीक बताए थे। BGSM, भील, गोंड, संथाल और मीना। भील राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है भील। संथाल सबसे ज़्यादा झारखंड में, गोंड मध्य प्रदेश में और कोल उड़ीसा में। 76 भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? झांसी में। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में। बाकी कोचीन केरल ये कि प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, जिसे कि मत्स्य पतन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाती है वह है बंगाली। बाकी हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है 43.63% में, फिर बंगाली 8.03%, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। तमिल श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। 80 नंबर, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे वो क्या थे? तो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जो पेशावर में था वह खरोष्टी लिपि में था। 81 चार्वाक दार्शनिक प्रणाली किससे संबंधित है? तो चार्वाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। 82 निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए, यानी सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य को हम लोग को सजाना है। तो सबसे पहले सातवाहन हो जाएगा, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। मीन ABC ऑप्शन A। 83 पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था वह ताम्लुक था। 84 कलहन की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहक की लिखी थी। तो कलहन की तरह इतिहास की जो एक पुस्तक है गोंडवाहक वह लिखित है बागपत्ती द्वारा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी कहा समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तो शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद कहा जाता है, उसको हम लोग तिरुमुराई बोलते हैं। 86 निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। 1336 से 1346 के बीच 1646 के बीच इस राज्य का अस्तित्व रहा था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और ढाई दिन का झोपड़ा वह अजमेर राजस्थान में है। मध्यकाल की सरकार की समर्थ संस्था थी ये विलय था। तो मध्यकाल की सरकार का एक समर्थ संरचना थी जो कि विलय था। फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। बाकी जितना भी मत है हम लोग सब देख लेते हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, श्रीकंठाचार्य शैव विशिष्ट द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद, निबंकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और भास्कराचार्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक थे। 90 भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी।
तो भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, जबकि रैयतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में शुरू किया गया था। आधुनिक भारत के इतिहास का निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये ऑप्शन जो दिया हुआ था ये मैच नहीं करता था, इसे सबों का इसका मार्क्स दे दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1906 में, लखनऊ समझौता 1916 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपर ने 1882 में किया था। जो ये शिक्षा आयोग था वह था हंटर आयोग। 93 निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था वह भारत शासन अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस और दो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, इसे श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 94 भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1550 में शुरू किया था। 95 निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान के साथ जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम करता है। बिहार ये भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 96 निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल भित्ति पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट भारत में परवाल भित्ति पाया जाता है। 97 भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का उदाहरण है। तो इनसेट किसका उदाहरण है? तो मेट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का एग्जाम्पल है इनसेट। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए जो उपयुक्त विशेष लक्षण है वह है संरचनात्मक मूल, मीन स्ट्रक्चरल ओरिजिन। 99 भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा। अपनी धुरी पर जो पृथ्वी पूरे पश्चिम से पूरब जो घूमती है उसे हम लोग दिन और रात होता है। दूसरा, पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन होती है, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने पर मौसम परिवर्तन होता है, दिन और रात नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ था, आने ऑप्शन 1 और 2 दोनों असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था 7 से 10 जेपीएससी का प्री का क्वेश्चन, जो कि हम लोग देखें कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ भी, जो कि जीएस पेपर का था। फ्रेंड मेरा यह क्लास कैसा लगा आप सबों का कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम में, इस वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और भी बहुत सारे क्वेरीज कुछ भी होगा तो टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। इस वीडियो का जेपीएससी का या कोई भी जनरल जीएस, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर या कुछ भी है उसका एक प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है, सब अलग अलग से, आप सब वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।